Shark Tank Season 3 is now live. Shark Tank is not just a show, it has become a phenomena in the country. बच्चे से लेकर के बड़े लोग सब Shark Tank देख करके स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस की दुनिया के बारे में जान रहे हैं. बट हम सिर्फ एपिसोड देखने तक क्यों रुके? क्यों ना इसमें से कुछ सीखें और अपने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, कुछ एक्शन लें. तो हर वीक के बाद हम आपके लिए लाए हैं एक शार्क टैंक इंडिया डाइजेस्ट, जिसको देख करके हम हमारे खुद के ओपिनियंस, कमेंट्स, व्हाट आर द टेकअवेज एंड व्हाट कैन बी इम्प्लीमेंट. दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस डाइजेस्ट. सो वेलकम टू द डाइजेस्ट ऑफ द फर्स्ट वीक. तो सर, अब ये तीसरा सीजन है शार्क टैंक का और इसने एक तरह से तहलका मचा दिया है. बिल्कुल. पूरे भारत में हर एक बच्चे को अब स्टार्टअप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस क्या है, इसके बारे में एक अवेयरनेस भी नहीं होगी है, एक उसके मन में जज्बा हो गया कि मेरे को भी ये करना है. साहिल, इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जैसा देश हमारा 100 साल पहले था, जब ये बोलते हैं कि भारत में 100 भी शायद कम है, 200 साल पहले था, जब भारत में हर घर, हर प्रदेश, हर संप्रदाय व्यापारी था, तो वो दोबारा आ गया. सेल्फ एम्प्लॉयड थे सब लोग. क्योंकि बहुत देर तक चूंकि अंग्रेज हमारे पास थे और वो ऐसा तो बोलना ठीक नहीं होगा, राज कर रहे थे और वो सब, तो चलो वो भी एक पार्ट है हिस्ट्री का. बट वो एरा दोबारा आ गई है और उसमें शार्क टैंक ने नो डाउट बड़ा रोल निभाया है. बिल्कुल. शार्क टैंक के बड़ा रोल निभाने के पीछे वजह ये भी है कि अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें देखने और समझने को मिलती हैं. तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. चलिए, तो वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया डाइजेस्ट फॉर सीजन 3. तो इस शार्क टैंक के सीजन में कुछ नए शार्क्स भी जुड़े हैं जी. उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? मुझे लगता है ये बेटर हुआ है. हम पीछे सीजन्स में कुछ 6-7 शार्क्स को लेके काम कर रहे थे. उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ थी, उनके अपने बिजनेसेस थे, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी भारत के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में. लेकिन जो भी नए शार्क आए हैं वो एक नया फ्लेवर लेकर आए हैं, वो एक नई लर्निंग्स लेकर आए हैं. और मैं तो बहुत अमेज्ड हूँ सबको देखकर. मैं सबसे ज़्यादा अमेज्ड हूँ दीपेंद्र जी को देखकर, जो जोमेटो से आते हैं. कितने हम्बल हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी अपने बिजनेस के बारे में है और वो B2C को कितने अच्छे से समझते हैं. तो ये एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है. दूसरे शार्क नए जो आए हैं वो राधिका गुप्ता जी की बात करना चाहूँगा. एडलवाइस से आई हैं. राधिका जी जिस बैकग्राउंड से आती हैं, शायद आपको पता हो साहिल, राधिका जी हैज़ ए ब्रोकन नेक एंड शी वाज वेरी पॉपुलर विद द नेम की गर्ल विद ए ब्रोकन नेक. बट एक उस बात से बाहर निकल कर आना, फिर एक अपनी कंपनी खड़ी करना, फिर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना, फिर एक नया खड़ा करना और अभी शार्क टैंक में आना, तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए और भारत के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है. जो फोर्थ शार्क इसमें जुड़े हुए हैं वो के रितेश अग्रवाल. उनका बैकग्राउंड भी बहुत इंस्पायरिंग है. इनफैक्ट वो तो जब टीनेजर थे, 16-17 साल की उम्र में ही उन्होंने सिम कार्ड्स बेचने शुरू कर दिए थे. तो एक जो करने का जज्बा होता है कि हम करके सीखते हैं और हम रुकते नहीं है. हम ये नहीं वेट करते कि कोई बेस्ट आइडिया आएगा तो मैं अपनी टीम बनाऊंगा, मैं फंडिंग लूंगा, उसके बाद मैं धंधा शुरू करूंगा. ऐसा नहीं है. हम अभी से जो करना चाहते हैं वो करना शुरू कर दिए. वो मेरे को उनकी स्टोरी में बड़ा इंस्पायरिंग लगता है. तो हमें दिख रहा है कि जो लोग एपिसोड में आ रहे हैं पिच करने के लिए, फाउंडर्स, उनमें से बड़े सारे लोग ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं. बिल्कुल. आप खुद भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो इस पे आपको क्या लग रहा है कि ये फाउंडर्स कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल ना, याद आता है इमीडिएटली मिस्टर सिसोदिया जो धामपुर से आते हैं और वो ओनेस्ट के नाम से एक उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की है. बहुत आम सामान वो बेच रहे हैं बट वो ऑनेस्टी पे बेच रहे हैं. उन्होंने ये प्लान बनाया है कि मैं आपको अपने कस्टमर को किसी भी तरह से ओवर प्राइस मटेरियल नहीं दूंगा और उन्हें भी फंड मिलता है. जब हम दिल नाम की एक दिल फूड्स से एक मैम आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, और वो अपनी पिच करती है तो इतनी खुशी होती है मन को कि मैं उनकी एज जानने की और याद करने की कोशिश करता रहा कि एंड मस्ट बी बिलो 30. तो अगर उस तरह के कैंडिडेट आ रहे हैं और जो देश में इस तरह के व्यवहार और व्यापार को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का बाजार भी बड़ा है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए वो भी पूरी होंगी. एक चीज़ जो, जैसे हम आपने दिल फूड्स का एग्जांपल लिया, जो अर्पिता आदित्य उसकी फाउंडर, मेरे ख्याल में वो भी उनका बैकग्राउंड भी कुछ बिहार से या कहीं से वो वहाँ पे वो उनका बैकग्राउंड रहा और उसके बाद वो स्विगी में काम किया. उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की प्रॉब्लम समझी और उसके बाद अपना बिजनेस ज्वाइन किया. ये मैं कहूँगा कि इस वीक के एक हाईलाइट पिच थी जिसको 4 शार्क्स से इन्वेस्टमेंट मिली. एक चीज़ जो लग रही है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान. कि बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा अगर ग्रैंड आइडिया होगा और हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम मार्केटिंग में डालेंगे तो वो चली जाएगा. बिल्कुल. बट इन फाउंडर्स के एग्जांपल से जो हमें सीखने को मिल रहा है वो है कि बहुत माइन्यूटली अपने स्टार्टअप की एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना.
कि अगर आइडिया ग्रेट नहीं भी हो, आपने वो ऑनेस्ट होम वाला एग्जांपल लिया कि साधारण प्रोडक्ट है, नथिंग ग्रेट और वेरी रॉकेट साइंस अबाउट द प्रोडक्ट, बट जस्ट जिस ऑनेस्टी से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल जिस ऑनेस्टी से अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वही उनके बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे ना वो आदिल कादरी की बात भी अगर हम समझें तो बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हम बहुत बार ये डरते हैं कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता, मैंने बिजनेस को पढ़ा नहीं है, मेरी एजुकेशन अभी कम है, अभी तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ, अभी तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करनी है। तो हम किस चक्कर में रुके हुए हैं कि पहले हम स्कूलिंग करेंगे, फिर ग्रेजुएट करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, फिर एक आइडिया आएगा, फिर हम एक टीम बनाएंगे, फिर वो आइडिया बहुत ग्रेट होगा, फिर मैं उसको लेके पिच करने जाऊँगा। आदिल कादरी है जो 5वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट जाती है या छोड़ देते हैं और उसके बाद वो एक अतर का बिजनेस खड़ा कर देते हैं। ये ठीक है कि अभी वो बिजनेस बहुत हमें देखने में अच्छा नहीं लगता, बट मुझे पर्सनल ये बिलीव है कि आदिल कादरी अपने अतर के बिजनेस में बहुत कामयाब होंगे और देश को एक नया अतर का ब्रांड मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे उनका बहुत मोटिवेट करता है कि हमें इस तरह की राह पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक उनका बिजनेस आइडिया तो इंटरेस्टिंग है। वो जो एग्जीक्यूशन वाली बात जो उनको शार्क्स ने भी जो फीडबैक दिया कि मार्केटिंग में कितना स्पेंड करना है कि नहीं करना है, डिजिटल जाना है कि नहीं जाना है, आई थिंक ये वाली क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमें एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी एक जरिया बन गया है कि उसमें पैसा डालते जाओ और कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ पे ना मैं साहिल थोड़ा सा आपकी बात से कम सहमत हूँ। मतलब आपकी बात से कम सहमत हूँ का मतलब है कि मैं शार्क की भी उस बात से कम सहमत हूँ। और कल रात को भी मैं अपने घर पे ओवर ए डिनर ये थोड़ा डिबेट कर रहा था। मुझे लगता है आदिल कादरी जी गलत नहीं है, आने वाले समय में मेकअप हो जाएगा। एटलीस्ट आप अपनी टर्नओवर को बड़ा कर पा रहे हो। जिस भी दिन आपको लगेगा आप अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो खर्चा करना पड़ा, मतलब इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कह सकते कि चूंकि शार्क ने कहा है ये गलत है तो ये गलत है। मेरे हिसाब से शायद ये गलत नहीं है। बात तो आप मैं इसकी दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। वो अपने ब्रांड के खुद चेहरे, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत काबिल ढंग से काम कर रहा है। उनकी पैकेजिंग अगर आप देखें तो उनके नज़रिए से, या जिस छोटे अहमदाबाद के वो वहाँ बोरी मिलिया से आते हैं, मिली बोरिया से, वहाँ से निकलकर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाना और उस स्तर पर पहुँचना और शार्क तक पहुँचना, तो मुझे लगता है कि उन अचीवमेंट्स को देखा जाना चाहिए। ये सब जो मैथमेटिक्स है, आई थिंक ही विल बी एबल टू हैंडल। आई थिंक बात तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ शार्क उनको फीडबैक दे रहे हैं ना करने के लिए, खुद तो शार्क वही कर रहे हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो उनके बर्न हो रहे हैं इतने लाखों करोड़ों के। आपको क्या लग रहा है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के? कौन कौन से डोमेन ऐसे हैं जिसमें और लोगों को अपने स्टार्टअप्स लेके आने चाहिए? जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप उसमें आया ब्लिक्स, जो प्ले बेस्ड लर्निंग गेम्स बना रहा है कि छोटे छोटे टॉयज से बच्चे सीखेंगे। आप खुद एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेटअप चलाते हैं, आपके अंदर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उस एज ग्रुप के। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे स्टार्टअप्स का बाजार कितना बड़ा है? इज दिस राइट डोमेन टू बी इन? क्या एजुकेशन गेम से सीखी जा सकती है? साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है जो आपने अभी डाला और शुरू किया। हम बचपन में लगभग 1,50,000 बच्चों को देश भर में पढ़ाते हैं, और आज भी हमें अपने स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए राइट खिलौनों की रिक्वायरमेंट रहती है। 2 साल से 6 साल के बच्चों का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है। उसमें आपसे और मुझसे भी ज़्यादा क्षमता होती है ग्रास्प करने की, सीखने की, लर्निंग की। तो खिलौने उसमें बड़ी मदद करते हैं। हम लोग अब न्यूक्लियर फैमिलीज से आ रहे हैं जहाँ पे बहुत लोग उसको सिखाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और कॉन्सेप्ट से काम किया जाना चाहिए, और खिलौनों की दुनिया बड़ी अनोखी है, इसकी रिक्वायरमेंट है भारत को। ये एक कमेंट आया एक शार्क का कि बच्चों को यार खेलने दो, उनको खेल में भी तुम सिखाने में लग गए। तो आपका इस पे क्या कमेंट है कि क्या आर गेम्स अ गुड मेथड फॉर लर्निंग, या वो हमें थोड़ा अलग अलग रखना चाहिए? नहीं, लेकिन वो खिलौनों से भी खेल ही रहे हैं। हाँ। आप देखो कि अगर मैं इस स्टेटमेंट के फिर से मैं एनकाउंटर नहीं करना चाहता, और ये स्टेटमेंट शायद अमन जी की थी, अमन भाई की थी, और मैं अमन जी का हार्डकोर फैन हूँ। मैं भी, वो भी एजी है, मैं भी एजी हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि अमन जी, अगर उन खिलौनों से बच्चा खेल खेल में कुछ सीख भी रहा है तो नथिंग इज बैड। अभी दोबारा देखें तो जो हमारा स्क्रीन टाइम है ना, उसकी एज घटती जा रही है। मतलब हम बहुत यंग एज में स्क्रीन टाइम की तरफ पहुंचे। एक दिन का बच्चा भी स्क्रीन टाइम पे है। एक दिन का बच्चा भी स्क्रीन टाइम पे। इस तरह की स्थिति में अगर कुछ इंटरेस्टिंग खिलौने आ जाते हैं जिनसे हम कुछ सीख भी सकते हैं और हम स्क्रीन से दूर भी जा सकते हैं, स्क्रीन से दूर भी, तो आई थिंक इट इज नथिंग बैड। एक और पॉइंट जो कुछ पिचेस में से निकल के आया वो ये कि
क्या हमें नहीं करना चाहिए। इसमें 2 पर्टिकुलर एग्जांपल, एक है वो वॉशिंग मशीन वाला 80 वॉश और दूसरा वो जिम वाला WTF जिम जी। जो चीज़ हमें नहीं पता वो हमें बता देना चाहिए कि ये हमें नहीं पता, और कोई भी हमें ऐसे क्लेम नहीं बना देने चाहिए जिससे कि हम इन्वेस्टर को इम्प्रेस कर दें जी। क्योंकि जनरली एक आई थिंक हमारे माइंड में ये हो गया कि हम अगर हमारा बिजनेस बड़ा टेक सेवी है, अगर वो डिजिटल है, उसमें AI है, उसमें कुछ बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जल्दी बन जाएगा। जल्दी में आपका इन्वेस्टर बहुत समझदार है। पहले का भी इन्वेस्टर समझदार था, लेकिन अभी का इन्वेस्टर तो बहुत समझदार है। और ये मुझे लगता है कि कोई शार्क टैंक की टीम की गलती है कि वो लोग वहाँ तक आ गए। मतलब रियली वो दोनों प्रोडक्ट ऐसे नहीं थे जिन्हें नेशनल स्टेज मिलनी चाहिए, स्टेज तक आना चाहिए था। और उसके बारे में हमारे शार्क टैंक्स ने मतलब बहुत सारी बातें कह दी हैं। आई थिंक कि वो लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे। अपनी वो स्टार्टअप की जर्नी में भी वहाँ पहुंचे नहीं थे कि वो यहाँ पे आए। हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आइडिया में कुछ खराबी है, आगे एक्सप्लोर करेंगे तो वो कुछ वैसा बना भी देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यही बात जब 80 सेकंड्स की बात हो रही थी वॉशिंग मशीन की, तो उन्होंने कहा आपका आइडिया अभी रेडी नहीं है, आपको इस पर थोड़ा सा काम और करना चाहिए। एक बात आप और देखिए साहिल, अगर इसमें से आप कुछ ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, यंग एंड यंगर, मतलब यंगर एंड यंगर, ये यंगेस्ट होता जा रहा है। हाँ, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप करने की एज जो है वो लगातार घटती जा रही है, लगातार घट रही है। और मेरे को लग रहा है वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ती दिख रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, यही अगली बात थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो अब नंबर्स जो है शायद इक्वल या कुछ प्लस हो जाएंगे। तो वो फिर आमिर खान साहब का आ जाएगा कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। तो शायद देश वो देखने के लिए बहुत जल्दी तैयार होगा जब आप देखेंगे कि भारत से वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना रास्ता और अपना मकाम बना चुकी है। और हमारी कई सारी लर्निंग्स पहले वीक में से रही है शार्क टैंक सीजन 3 में से। एक तो कि एंटरप्रेन्योर कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई टॉप क्लास एजुकेशन चाहिए, आप एक ऐसे रिच परिवार से आने चाहिए तो ही जाकर के आप स्टार्टअप बना सकते हो। आप कहीं से भी हो सकते हो, और आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और आपकी एग्जीक्यूशन बहुत कमाल की होनी चाहिए। मैं अगर इसमें से बोलूँ तो आपका ना DNA आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका ब्लड, आपका स्वेट, आपकी नींद। मैंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में मैंने ये लिखा था कि आपकी जो बिजनेस क्लॉक है ना, जो आपकी बॉडी क्लॉक है वो आपकी बिजनेस क्लॉक होनी चाहिए। हम इस सीजन के सारे एपिसोड्स कवर करेंगे, और अगर आपको और भी एपिसोड्स देखने हैं डाइजेस्ट के, प्लीज़ सब्सक्राइब।